नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पहाड़ों की बर्फीली हवा से ठिठुर रहा है उत्तर प्रदेश। मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों में भीषण सर्दी के साथ अत्यधिक घने कोहरे और शीतलहर का जारी किया रेड अलर्ट। दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधुनिकीकरण के लिए भी 2,500 करोड़ रुपए की योजना को मिली केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भी मंत्रिमंडल ने दी स्वीकृति। रेल सुरक्षा और संरक्षा को लेकर उत्तर मध्य रेलवे ने रचा इतिहास। गाजियाबाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से 762 किलोमीटर का रेल मार्ग हुआ ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली से लैस। शाहजहांपुर कारागार में बंदियों ने सीखी जीने की राह। अध्यात्म, खेलकूद के साथ ही कंप्यूटर और हस्तकला सीखकर मुख्यधारा में शामिल होने के लिए बंदी हो रहे हैं तैयार। मकर संक्रांति की पतंगों पर छाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गुजरात में भी प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री के चित्रों वाली पतंगों की बढ़ी मांग। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के अधिकांश भागों में पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवा से तापमान में लगातार गिरावट जारी है। कड़ाके की सर्दी और गलन के साथ राजधानी लखनऊ सहित विभिन्न जिलों में आज भी कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने आने वाले 3-4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का रेड अलर्ट जारी किया है और साथ ही 8 जनवरी को अत्यधिक घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी भी दी है। इस बीच शीतलहर के कारण जनपद लखनऊ सहित कुछ जिलों में 12वीं तक के स्कूलों की 7 जनवरी तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। सभी सरकारी और निजी स्कूल इस दौरान बंद रहेंगे। वाराणसी में भी भीषण ठंड का प्रकोप जारी है। काशी में मौसम बिगड़े मिजाज का मौके से जायजा लिया हमारे वाराणसी संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह ने। तो वहीं बहराइच में 3 दिनों से छाए कोहरे और शीतलहर से बचने के लिए जलवाए गए अलाव और रैन बसेरों की हकीकत जांचने जिलाधिकारी दिनेश चंद्र रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे, जहां रैन बसेरे के निरीक्षण के दौरान अलाव जलता हुआ पाया गया और रैन बसेरे की व्यवस्थाएं भी संतोषजनक पाई गई। जहां जिलाधिकारी ने अधिकारियों को रैन बसेरे की साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। जहां डीएम ने रोडवेज परिसर के परीक्षण के दौरान वाहन चालक विश्राम कक्ष में समुचित साफ सफाई न पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए ARM को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जहां जिलाधिकारी ने गरीब मुसाफिरों, रिक्शा चालकों, जरूरतमंदों तथा रोडवेज के अल्प वेतन भोगी कार्मिकों को कंबल भी वितरित किया। का भी ध्यान रखा जाए। मैंने आज आकस्मिक रूप से आपके गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया जो ड्राइवरों के लिए है। उसमें व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं है, उसको ठीक किया जाए, जिससे कि जो रात्रि में किसी दूर दराज से ड्राइवर आते हैं या कंडक्टर आते हैं, उनको अगर रेस्ट करना है तो ठंड इत्यादि ना लगे और ठीक प्रकार से वो रह सके। तो वाराणसी में भी जो लोग हैं वो ठंड से परेशान है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी हरिकेश ने जायजा लिया स्थिति का। आइए आपको दिखाते हैं। बनारस जाना जाता है अपने फक्कड़ अंदाज के लिए, अपने अलबेले सुबह के लिए, और चूंकि भयानक ठंड पड़ रही है इस समय, तो बनारस में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों का ख्याल रखते हैं निस्वार्थ भाव से। एक सज्जन है जो इस ठंड की वजह से चाय दे रहे हैं लोगों को। आप क्यों दे रहे हैं लोगों को चाय और कितने लोग को पिला रहे हैं सुबह? डेली 500-600 आदमी को मतलब दे रहे हैं। ये ठंडी को देखते हुए किया जा रहा है ताकि आदमी जो नहीं पी पाता है वो पीने के लिए, उसके लिए। तो ये किस तरह के लोगों को आप देते हैं? सब तरह के लोग के लिए, जो भी आए मतलब सबके लिए है, ये नहीं किसी के लिए वो नहीं है, सबके लिए। ये जो भी आए उसको चाय पिलाने के लिए तत्पर हैं। और यहाँ पे एक सज्जन है जो चाय पी रहे हैं। ये चाय जो ये दे रहे हैं, क्या इसके लिए पैसे लेते हैं या ऐसे ही दे रहे हैं? नहीं, फ्री चाय, बहुत अच्छा चाय, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ठंडी में लोग चल रहे हैं तो उनको कुछ चाय तो मिल जा रहा है। जो भी है लेबर ओवर है सभी लोग पी रहे हैं। ये व्यवस्था है, चलती है जाड़ा भर।
सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो वहीं जनपद बलरामपुर में शीतलहर और गलन भरी ठंड से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जिला प्रशासन द्वारा लोगों को ठंड से राहत पहुंचाने के लिए तीनों तहसीलों में अलाव की व्यवस्था भी की गई है, जहां जिले में 3 दिन से धूप न निकलने और कड़ी ठंड से पशु पक्षी भी प्रभावित हुए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा ठंड से बचने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जहां जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर रैन बसेरे में भी पर्याप्त व्यवस्था की है। रोडवेज बस स्टेशन पंचशील में महिला और पुरुष के लिए अलग अलग रैन बसेरा बनाया गया है। ठंड के कारण लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं, लेकिन किसान कृषि कार्य हेतु खेतों में निकलने के लिए मजबूर हैं। उप जिलाधिकारी सदर राजेंद्र बहादुर ने इसे लेकर बताया कि जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया जा रहा है। आज 2-3 रोज से बहुत ज्यादा हो गया। शीत लहरी की वजह से हम लोग किसान घर से निकल नहीं पा रहे हैं। खेती पाती का कोई काम हो नहीं पा रहा है। पालिका के अंतर्गत बस स्टैंड में एक रैन बसेरा बनाया गया है अस्थायी तौर पर, और एक अम्बेडकर चौराहे पर भी एक रैन बसेरा स्थायी बना हुआ है। प्रमुख स्थानों पर बस स्टैंड में अलाव की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर बाजार है और भीड़ भाड़ क्षेत्रों में वहां पर अलाव की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई, जहां हिमाचल प्रदेश में सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी मंजूरी प्रदान की गई। वहीं दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधुनिकीकरण के लिए 2,500 करोड़ रुपए की योजना को भी इस दौरान मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय संबंधित घटकों के कार्यान्वयन के लिए योजना के दिशा निर्देश तैयार करेगा। मिशन से 2030 तक संभावित परिणाम प्राप्त होंगे। देश में लगभग 125 GW की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास होगा। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश, 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन, कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी आएगी। वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी आएगी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इंडिया विल बी द ग्लोबल हब ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, और हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हिमाचल प्रदेश में 2615 करोड़ रुपए की लागत से सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी मंजूरी प्रदान की है। 382 मेगावाट क्षमता वाले इस प्रोजेक्ट को सतलज नदी पर बनाया जाएगा। इसमें बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाने के लिए बजटीय सहायता के रूप में 13.80 करोड़ रुपए के निवेश को भी स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान लगभग 4,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा। ये सतलुज नदी पर बनेगा। जिला शिमला और मंडी, ये 2 जिलों में स्थापित होगा। इसकी क्षमता जो है 382 मेगावाट की है, और इस प्रोजेक्ट का निर्माण जो है वो SJVN सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड करेगा, और इसको 5 वर्ष 3 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधुनिकीकरण के लिए कैबिनेट ने अहम फैसला लेते हुए 2,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। देश की 80% से अधिक आबादी तक पहुंचने के लिए आकाशवाणी के FM कवरेज को बढ़ाया जाएगा। दूरस्थ जनजातीय, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में रहने वाले लोगों को 8 लाख DD फ्री डिश DTH सेट टॉप बॉक्स वितरित किए जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पत्रकारों को बताया, आने वाले 20 वर्षों में दूरदर्शन कैसा दिखेगा, इसकी रूपरेखा हम अभी से बना रहे हैं। इसके अंतर्गत दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियोज बनाने का काम किया जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट को मॉडर्नाइजेशन और डिजिटाइजेशन करने की दिशा में काम किया जाएगा।
अच्छे प्रोग्राम बने, कंटेंट अच्छा बने, उस दिशा में काम करने के लिए पैसा मिला है। और स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो ब्रॉडकास्टिंग में हम अभी कर रहे थे उसको हाई डेफिनेशन की ओर ले जाने का काम किया जाएगा। HD, UHD इस तरह का वो सब में प्रावधान होंगे। पुराने ट्रांसमीटर्स जहां पर रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता है उसको ट्रांसमीटर्स को बदलने का काम किया जाएगा। भारत सरकार ने दूरदर्शन और आकाशवाणी के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के विकास, आधुनिकीकरण और मजबूती के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उत्तर मध्य रेलवे ने गाजियाबाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली को पूरा करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने प्रयागराज में बताया कि इस उपलब्धि को हासिल करने वाला भारतीय रेल का ये सबसे बड़ा सेक्शन है। इस उपलब्धि के तहत अब तक कुल 762 किलोमीटर का रेल मार्ग ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली से लैस हो गया है। इससे एक और ट्रेनों की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ेगी, तो वहीं दूसरी ओर यात्री भी कम समय में ज्यादा दूरी तय कर सकेंगे। इस सिग्नलिंग प्रणाली के तहत एक ही रेल ट्रैक पर एक समय में निर्धारित दूरी पर 2 ट्रेनों को भी एक साथ चलाया जा सकता है। इससे ट्रेनों का आवागमन लगातार बना रहेगा। उत्तर मध्य रेलवे का गाजियाबाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक का रेल मार्ग यात्री और मालगाड़ियों की दृष्टि से सबसे मुख्य और लंबा रेल मार्ग माना जाता है। देखिए, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली एक नवीन प्रणाली है जिसमें ट्रेन का सेक्शन होता है, जो हमारी रेलवे लाइन होती है, इसमें ट्रेन होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। मतलब 2 ट्रेन के बीच में कम गैप में भी ट्रेन चलती हैं, ज़्यादा ट्रेन चल सकती हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में जहां यातायात की सघनता ज़्यादा है, ट्रैफिक डेंसिटी ज़्यादा है, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली होने से गाड़ियों की स्पीड भी बढ़ती है और अधिक गाड़ी हम हैंडल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को स्थानीय निकाय चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निकाय चुनाव जनवरी में कराने के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा गठित ओबीसी कमीशन 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट सौंप दे, तब तक नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार की याचिका पर दूसरे पक्षों को नोटिस जारी किया और इस मामले में 3 हफ्तों के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय निकाय चुनाव मामले पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का स्वागत करते हुए ट्वीट करते हुए कहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी। चलिए यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, पैसे लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो। स्वागत है। यूपी के शाहजहांपुर जिला कारागार में कैदियों के लिए विशेष पहल की गई है। जेल अधीक्षक की सकारात्मक सोच बंदियों की जिंदगी बदलने का प्रयास कर रही है। जेल में बंद कैदियों को भारत सरकार की तरफ से विकास योजना से जोड़ा जा रहा है। जेल में लगातार आध्यात्मिक, धार्मिक और खेलकूद जैसे कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। इसके साथ ही साथ सरकार की योजनाएं भी सीधे कैदियों तक पहुंचती है, जिसके तहत कैदियों को गमला बनाना, कंप्यूटर चलाना, नर्सरी संयोजना और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट के तहत जरी दोजी का भी काम सिखाया जाता है। कैदियों का इसे लेकर कहना है कि जेल में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। एक कैदी ने बताया कि उन्होंने जेल में ही स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की और लड़कियों ने भी यहीं से पढ़ाई पूरी की है। कैदियों का कहना है कि जेल में पढ़ाने के लिए शिक्षक भी उपलब्ध होते हैं। इसके साथ ही महिलाओं को कढ़ाई बुनाई का भी काम सिखाया जाता है।
गोरखपुर में मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारी शुरू हो गई है। खिचड़ी मेले की शुरुआत 14 जनवरी से होगी, जो 1 माह तक चलेगा। इस मेले में नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और देश के अन्य प्रदेशों से लाखों श्रद्धालु गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने पहुंचते हैं। इसी को देखते हुए खिचड़ी मेले की तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर परिसर में खिचड़ी मेले की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में अधिकारियों को निर्देशित किया, जहां मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था, साफ सफाई, शौचालय, मेडिकल और बेहतर सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। मेले में एटीएस, एसटीएफ की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। गोरखपुर के नहीं, आसपास के इलाके से बहुत सारे लोग आते हैं, तो जो लोग आए वहाँ पे उनको एक अच्छा माहौल मिले, उनको अच्छी से व्यवस्था मिले। अब यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है, यहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था है। यहाँ पे लोगों को कतार में रह करके उनको एक सुरक्षित तरीके से उनको जो बाबा गोरखनाथ जी का उनको दर्शन करने की भी अच्छी से व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि उनको जब जाए, चाहे महिला हो पुरुष हो, उनको अगर किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल अगर कोई दिक्कत हो तो उसका भी सारी फैसिलिटी यहाँ पे होती है। ये सारी की सारी व्यवस्था हमारा जिला प्रशासन करता है। उसको हम लोग आए यहाँ पे देखने के लिए कि यहाँ पे अगर किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, जिससे कि हमारे प्रदेश में जिस प्रकार का बदलाव हो रहा है लोगों को बदलते हुए उत्तर प्रदेश का एक अनुभव होना चाहिए। तो हमें पूरा ये विश्वास है कि इस बार लाखों की संख्या में लोग यहाँ आएंगे। इनके लिए पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा 3 स्तर की व्यवस्थाएं की जा रही है। एक तो है भीड़ नियंत्रण की, क्राउड कंट्रोल की, दूसरा उनके सेफ्टी इश्यूज के लेकर जहां पर फायर प्रिवेंशन मेजर्स हैं, और तीसरा उनकी सुरक्षा को लेकर। यहाँ 3 चक्रीय व्यवस्था की गई है। पर्व मकर संक्रांति के कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। गुजरात में पतंग उड़ाने के शौकीनों ने अपनी पसंदीदा पतंगे खरीदना भी शुरू कर दिया है। हर साल पतंगों पर फिल्मी नायकों, नायिकाओं, क्रिकेटर्स वाली पतंगे बहुत ज्यादा बिकती हैं, लेकिन इस साल पतंग मार्केट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों वाली पतंगों भी मार्केट में बिक रही है। सूरत में दिन रात प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की फोटो वाली पतंगे बनाई जा रही हैं। आजमगढ़ में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी गई है। जिले में स्वास्थ्य महकमा सतर्क है और आम लोगों को भी वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। आजमगढ़ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आईसीयू रूम और ऑक्सीजन प्लांट को व्यवस्थित किया जा रहा है और जो लोग पुनः बूस्टर डोज भी लगवाने के लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है। आजमगढ़ के महिला चिकित्सालय की CMS मंजू लता सिंह ने बताया कि कोरोना की सतर्कता को देखते हुए इस समय वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। लोग हमारे पास आए हैं बूस्टर डोज लगवाने के लिए और हमारे पास कोवैक्सीन अवेलेबल है, इसलिए सारे जितने भी लोग आ रहे हैं सबको कोवैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन पे जोर दिया जा रहा है। जो वैक्सीनेशन फिलहाल हमारे यहाँ कोवैक्सीन अभी अवेलेबल है, तो जितने भी 60+ हैं और कोमॉर्बिड और जो भी बूस्टर डोज जिनको लगाना है तो उनको कोवैक्सीन अभी लग रहा है। केंद्र सरकार की कुसुम योजना के जरिए आकांक्षी जनपद फतेहपुर के किसान सौर ऊर्जा उपकरण और पंप लगाकर अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं और किसानों की बिजली पर निर्भरता भी समाप्त हो रही है। सरकार द्वारा सिंचाई पंप को बिजली या डीजल की जगह सौर ऊर्जा से चलाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कुसुम योजना के जरिए डीजल की खपत और कच्चे तेल के आयात पर रोक लगाने में भी मदद मिल रही है, जबकि किसानों को सोलर पंप पर 60% की सब्सिडी मिलने के साथ सिंचाई के खर्च में कमी आने से फसल की लागत में भी कमी का लाभ मिल रहा है। जब से हम पानी मतलब टमाटर या अब हमें यही सरकारी सोलर पंप मिल जाने से हमको बहुत बड़ी आराम मिली है। इसके लगवाने से
हमें बहुत बेनिफिट हुआ है। एक तो हमारी खेती पूरी फ्री में हो जाती है और दूसरा फ़ायदा ये कि जो बिजली में जो हम सिंचाई में देते थे 20-25 हज़ार रुपया जो लग जाता था वो हमारा फ्री हो गया। जब से ये लग गया तो बढ़िया दिन हम सींचते हैं, 2 बीघा हो जाता है दिन भर में। कुसुम योजना किसानों को की लागत में कमी करती है। हमको अभी तक 111 का टारगेट मिला हुआ है। 2 चरणों में टारगेट आए थे। 111 में 91 कृषकों द्वारा पैसा जमा किया गया है, जिसमें से 75 आपूर्ति हो गई है और 71 सोलर पंप स्थापित भी हो चुके हैं। मथुरा के वृंदावन धाम में उत्तर भारत के प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर में 30 दिवसीय वैकुंठ उत्सव के आयोजन में बड़ी संख्या में देशी विदेशी श्रद्धालु भाग लेने पहुंच रहे हैं। ये उत्सव पुष और माघ माह के दौरान देशी विदेशी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनता है। वर्ष भर के बड़े उत्सवों में से एक वैकुंठ उत्सव की शुरुआत वैकुंठ एकादशी पर्व के अवसर पर हुई। इस दिन भगवान रंगनाथ माता के साथ निज मंदिर से निकलकर अहलवार संतों की मौजूदगी में वैकुंठ द्वार पहुंचे, जहां मंदिर सेवायतों द्वारा सरस्वर मंत्रोच्चारण किया और फिर अहलवार संतों में प्रमुख भगवान रंगनाथ, रामानुज स्वामी, षटकोप स्वामी, नाथ मुनि स्वामी, मधुर कवि स्वामी और अलवार संतों की भी आरती भगवान के साथ की गई। ये 21 दिन का विशेष उत्सव है। इसमें जो भगवान के विशेष भक्त थे षटकोप सूरी, उनका जो भगवान को प्राप्त किए उस उत्सव का विशेष रूप से 21 दिन का उत्सव है। बहुत ही अच्छा लगा। ये तो बिहारी जी की कृपा है जो हमें मतलब इस दिन पे आने का सौभाग्य मिला है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बिल्कुल इतना सोचा नहीं था कि इतनी भीड़ में इतने अच्छे दर्शन। तो वहीं वाराणसी में रोहनिया अराजी लाइन विकासखंड क्षेत्र के बुड्ढापुर गांव में कल ग्राम प्रधान संजय यादव की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में एशियन डेवलपमेंट बैंक की सदस्य टीम ने बुड्ढापुर गांव में बिजली की सप्लाई के बारे में जानकारी ली तथा बिजली के खंभों पर केबल का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम स्थल पर आराजी लाइन क्षेत्र तथा शिवापुरी क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का टीम ने अवलोकन किया। उन्होंने विद्युत सखी महिलाओं से उनके कामकाज और बिजली का बिल जमा करने के बारे में जानकारी ली। एशियन विकास बैंक की टीम ने उपभोक्ताओं के घर से समयबद्ध रूप से बिजली का बिल जमा कराने वाली 5 विद्युत सखी महिलाओं को प्रमाण पत्र के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन राम मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का 5 वर्ष वाला बाल स्वरूप प्रतिमा के रूप में स्थापित होगा। श्रद्धालु के लिए मनमोहक रामलला की मूर्ति खड़ी मुद्रा में रहेगी। इस आशय का निर्णय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में लिया गया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसे लेकर बताया है कि मूर्ति स्थापना के समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि चैत्र रामनवमी श्री राम जन्मोत्सव के दिन दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला के माथे पर तिलक करें। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष 14 जनवरी के बाद शुभ मुहूर्त में भगवान श्री राम के 5 वर्ष वाले बाल स्वरूप की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि प्राण प्रतिष्ठा इसके पहले दिसंबर माह साल 2023 में भी की जा सकती है। ट्रस्ट के महासचिव ने बताया है कि उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र से 3 अति विशिष्ट शिल्पकार भी बैठक में शामिल रहे, जिन्होंने रामलला की मूर्ति के संबंध में तकनीकी दृष्टि पर आधारित सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि बैठक में महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, निषादराज, माता हिल्या और जटायु के मंदिर बनाए जाने पर मुहर लगा दी गई है, जबकि भगवान राम के मित्र सुग्रीव के भी मंदिर की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। 5 वर्ष 6 वर्ष की आयु का बाल राम लला, तो 5 वर्ष का बालक खड़ा हो सकता है, इसलिए खड़ी हुई मूर्ति पर भी विचार हो
तो बैठी मूर्ति और खड़ी मूर्ति दोनों में ज्यादातर मूर्तिकारों का सुझाव खड़ी मूर्ति पर था, लेकिन अभी छोटी छोटी प्रतिमाएं बनकर आएंगी। छोटी प्रतिमा का अर्थ है 9 इंच 12 इंच की छोटी छोटी प्रतिमाएं आएंगी। उसमें से फिर निर्णय होगा कौन सी मूर्ति ज्यादा हृदय को स्पर्श करती है, तब प्राण प्रतिष्ठा की जाने वाली मूर्ति बनेगी। इतना ध्यान रखा जाएगा कि सूर्य का तिलक रामनवमी पर लगे। उसकी ऊंचाई वैज्ञानिकों ने जो निर्धारित की है लगभग 8.5 फीट ऊंचाई, उसका तालमेल बैठाएंगे। आज की बैठक का ये भी एक निर्णय है। तो वहीं बांदा में एक सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार महिला को गिट्टी से लदे ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी और लगभग 3.5 किलोमीटर तक घसीटते ले गया। घर्षण से निकली चिंगारी के चलते ट्रक में आग लग गई और महिला ट्रक के साथ जिंदा जल गई। ड्राइवर और खलासी ट्रक को एक पेट्रोल पंप के पास से खड़ा करके फरार हो गए। बताया जाता है कि महिला बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत थी और वे लखनऊ के गोमती नगर की रहने वाली थी। पुलिस घटना की अब जांच कर रही है। बाराबंकी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी इन दिनों निजी अस्पतालों की बेहतर सुविधाओं को चुनौती देता नजर आ रहा है। लगातार 4 बार कायाकल्प अवार्ड जीतने वाली बाराबंकी की सीएचसी बड़ा गांव का राष्ट्रीय स्तर के नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड अवार्ड के लिए चयन हुआ है। जिले की इस सीएचसी ने सफाई और सुविधाओं के मामले में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी फेल कर दिया है, जिसके चलते भारत सरकार ने यह अवार्ड दिया है। इस अवार्ड के लिए भारत सरकार की ओर से आई 2 सदस्यीय टीम ने बीती 28 और 29 अक्टूबर को सीएचसी में ओपीडी, इमरजेंसी, लेबर रूम, लेबोरेटरी, जनरल एंड मेन फार्मेसी की बिंदुवार जांच की थी। टीम की रिपोर्ट के बाद सीएचसी बड़ा गांव का इस उपलब्धि के लिए चयन किया गया। ये भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के उचित एवं जनता की बेहतर सुविधा के लिए इंक्वायरी टीम जो राष्ट्रीय स्तर पर अस्पताल का जो चयनित हुआ है, उसमें भारत सरकार द्वारा 2 सदस्यीय टीम आकर के अस्पताल का गहन निरीक्षण किए। 28-29 अक्टूबर को हमारे यहाँ निरीक्षण हुआ और उन्होंने 8 हमारे जो डिपार्टमेंट हैं इसमें ओपीडी, आईपीडी, फार्मेसी, लैब, लेबर रूम, इमरजेंसी और जनरल एडमिन एंड एक्जिलरी का निरीक्षण किया, जो कि इनके मानक 70% होते थे। और हमने 83.12% अंक हासिल करके हमने प्रदेश में। और चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पहाड़ों की बर्फीली हवा से ठिठुर रहा है उत्तर प्रदेश। मौसम विभाग ने आने वाले 3-4 दिनों में भीषण सर्दी के साथ अत्यधिक घने कोहरे और शीतलहर का जारी किया रेड अलर्ट। दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधुनिकीकरण के लिए भी 2,500 करोड़ रुपए की योजना को मिली केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन से 762 किलोमीटर का रेल मार्ग हुआ ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली से लैस। शाहजहांपुर कारागार में बंदियों ने सीखी जीने की राह। अध्यात्म, खेलकूद के साथ ही कंप्यूटर व हस्तकला सीखकर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए बंदी हो रहे हैं तैयार। और मकर संक्रांति की पतंगों पर छाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गुजरात में भी प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री के चित्रों वाली पतंगों की बढ़ी मांग। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।